अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ। वो अपना मुकम्मल वजूद पाकर बहुत खुश थे। व तराए हैरत में डालती अनोखी दास्तान अधूरी रूहें। इंस्पेक्टर फरहान आपसे मिलने कोई आया है। मैंने इनको वेटिंग रूम में बिठा दिया है। अगर आप कहते हैं तो आपके पास भेज दूँ। अभी इंस्पेक्टर फरहान कुर्सी पे बैठे 2-3 मिनट भी नहीं हुए थे जब चपरासी ने किसी को आने की इत्तला दी। करीम चाचा भेज दे, मैं मिल लेता हूँ। इतना कह के इंस्पेक्टर फरहान कुर्सी की पुश्त से टेक लगा के बैठ गए। इंस्पेक्टर फरहान एक काबिल अफसर थे। अभी हाल ही में उनकी तैनाती शहर से दूर दराज इसी छोटे से गांव में हासिलपुर में हुई थी। छोटा सा गांव अमन का गहवारा था। माँ बाप की इकलौती औलाद होने के बाइस वालिदैन ने फ़रहान की शादी भी कम उम्री में कर दी थी। यूँ सना फ़रहान की ज़िंदगी में शामिल होकर इनके साथ ही आ गई थी। थोड़ी सी पश्च के बाद फ़रहान को एक मुनासिब घर भी किराए पे मिल गया। घर का किराया तो मुनासिब था मगर वो गांव की आबादी से थोड़ा अलग था। खैर, कहते हैं ना कि जहां अमन हो और ज़िंदगी में भी सुकून हो तो वहां पर लोग जंगल में भी रह लेते हैं। लिहाजा फ़रहान और सना भी खुशी खुशी वहीं रहने लगे। इंस्पेक्टर फ़रहान को अब जब काफ़ी देर गुजर गई तो कोई भी मिलने नहीं आया। इसने करीम चाचा को आवाज़ दी। अगले ही पल करीम चाचा ऑफिस में आ गए। जी बेटा, कुछ चाहिए? करीम चाचा इंस्पेक्टर फ़रहान को अक्सर बेटा ही कहा करते थे। नहीं चचा, आप तो कह रहे थे कि कोई मुझसे मिलने आया था और आपने उनको मेरे पास भेजना था। फ़रहान कहते हुए करीम चाचा को देखा। बेटा, मैंने तो इसको आपके पास भेज दिया था, वो नहीं आया क्या? करीम चाचा की परेशानी दीदानी थी। नहीं चाचा, मेरे पास तो वो नहीं आया। आप किसी और जगह देखेंगे, कहीं वो वेटिंग रूम में तो नहीं बैठे हुए हैं? फ़रहान कहते हुए टेबल पे पड़ी फ़ाइल उठाई और इसका मुताला करने लगा। काफ़ी देर बाद करीम चाचा ने आके इतला दी कि वो शख्स कहीं भी नहीं है और मेन गेट से भी किसी ने इसे बाहर निकलते हुए नहीं देखा। एक पल के लिए इंस्पेक्टर फ़रहान परेशान हुआ कि ऐसा कौन सा शख्स है जो इसे मिलने आया और मिले बगैर वापस चला गया। फ़रहान गांव के तमाम लोगों को जानता भी नहीं था। अब लिहाजा इसने इस शख्स को गांव का फ़र्द करार देते हुए फिर मिलने का इरादा तर्क किया। बात आई गई हो जाती अगर ये रोज़ का मामूल ना बन जाता। अब तो हर रोज़ ऐसे ही होता लगा और आहिस्ते आहिस्ते ये बात पूरे थाने में फैल गई। वो शख्स रोज़ अंदर आता और मिलने का कहता है मगर मिलने से पहले ही गायब हो जाता है। इंस्पेक्टर फ़रहान हकीकतन परेशान हो गए थे। वो ऐसे ही एक दिन था। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। फ़रहान अपनी गाड़ी लिए बगैर ही घर से थाने की तरफ निकल आए पड़े। यूं भी 10 मिनट के मुसाफत ही तो थी ना थाने की। वो सना को जल्दी आने का कहकर आया था मगर ऑफिस में एक केस में ऐसा उलझा के से शाम का अंधेरा ऑफिस ही में पड़ गया। आसमान पे छाए हल्के बादल इस वक्त किसी तूफ़ानी बारिश का मंजर पेश कर रहे थे। अवाइल दिसंबर के दिन थे जहां लोग सरे शामी बिस्तरों में दुबक जाते थे। इंस्पेक्टर फ़रहान कुछ देर तो बारिश रुकने का इंतज़ार करते रह गए। फिर सना की तन्हाई के ख्याल से बरसती बारिश ही में थाने से निकल के घर की तरफ चल पड़े। दिसंबर की सियाह काली रातें और बरसती तूफ़ानी बारिश, तेज़ हवाओं के झक्कड़, आसमानी चमकती बिजली। इंस्पेक्टर फ़रहान जैसे बंदे का दिल भी सीने के पिंजर में फड़फड़ाने लगा। 10 मिनट की मुसाफत इस वक्त 10 सदियों पर मुहित लग रही थी। चलते चलते यकदम इंस्पेक्टर फ़रहान को ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ भागकर इनकी टांगों से लिपट गई है। एक ज़ोरदार चीख इंस्पेक्टर फ़रहान के लबों से निकली। फ़रहान कोई बुज़दिल इंसान नहीं था मगर शायद रात का ऐसा खौफनाक माहौल जो अच्छों का पत्ता पानी करने के लिए बहुत था, शायद इसी माहौल का असर था। और ऐसे माहौल में फ़रहान के लबों से चीख निकल जाना बेसाख्ता था। फ़रहान ने डरते डरते हाथ में पकड़ी छोटी सी टॉर्च अपनी टांगों की तरफ लगाई जहां पर इसकी टांगों के साथ कुछ था। इसने झुक के जब इस चीज़ को पकड़ा तो बेसाख्ता इसके होंठों पे मुस्कुराहट बिखर गई क्योंकि वो एक सियाह रंग का बड़ा सा लिफाफा था। फ़रहान ने तेज़ी से लिफाफा टांगों से अलग किया और आगे आया तेज़ तेज़ कदमों से घर की तरफ चलने लगा। इसने अभी थोड़ा सा ही सफ़र तय किया था कि इसे लगा जैसे कोई इसके साथ साथ
चल रहा है। एक लम्हे को तो इसने अपना वहम समझा, मगर जब मुसलसल ऐसा लगा तो इसने खड़े होकर दाएं बाएं देखा, मगर कुछ भी नज़र नहीं आया तो वो घर की तरफ चल पड़ा। काफ़ी देर घर का दरवाज़ा खटखटाने के बाद सना ने दरवाज़ा खोला था। अपने सामने फरहान को देखकर वो इससे लिपट गई। खैरियत, क्या हुआ सना? भाई अंदर तो आने दो। फरहान मुस्कुराता और बोला और सना को खुद से अलग किया। फरहान, जब आप मुझे कह के गए थे कि जल्दी आएंगे, फिर मौसम इतना ख़तरनाक, आपको पता भी है मुझे तूफ़ानी बारिशों से डर लगता है। फरहान, आप बहुत बुरे हैं। सना तो बाकायदा रो रही थी। आई एम सॉरी सना, बस ऑफिस में एक केस में उलझ गया था तो आते हुए देर हो गई। सॉरी यार, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फरहान सना को अपने साथ ही कमरे में ले आए, मगर सना का मूड बदस्तूर ख़राब ही रहा। काफ़ी देर बाद फरहान के मनाने पे सना का मूड बहाल हुआ। उन्होंने खाना खाया और खाने के बाद बेडरूम में लेटने चले गए। उन्हें सोए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जब सना की आँख एकदम किसी आवाज़ से खुल गई। कोई दूर कहीं पुकार रहा था। चंद पल तो सना को समझ में नहीं आई कि मगर कुछ जवाब वो आवाज़ मुसलसल आ रही थी, तो सना ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया और आवाज़ अब बिल्कुल वाज़े थी। कोई बूढ़ी औरत थी शायद जो बोल रही थी। सना ने आवाज़ को सुनना चाहा। बेटा मेरे हाथ मुझे दे दो, बेटा मेरे हाथ मुझे दे दो। सना किसी ट्रांस की कैफियत में चलती हुई आवाज़ की सिम बढ़ी जा रही थी। आवाज़ का मरकज़ सहन में लगा चनार का बड़ा सा दरख्त था। सना दरख्त के करीब आके रुक गई। दरख्त की दूसरी तरफ आवाज़ अब भी आ रही थी। सना ने इर्द गिर्द देखा। कौन है और आपके हाथ कहाँ हैं? सना ने पुकारा। एकदम आवाज़ बंद हो गई और दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत दरख्त की ओर से निकल के सामने आ गई, जिसे देखती ही सना की चीखें आसमान को छूने लगी और वो हड़बड़ा के उठ बैठी। पास सोया फरहान एकदम उठ खड़ा हुआ। सना क्या हुआ? सना क्या हुआ? फरहान ने सना को पकड़ के झंझोड़ते हुए कहा, जो मुसलसल आंखें बंद किए बस चिल्लाई जा रही थी। इस तरह झंझोड़ने पर इसने आंखें खोली और फरहान से लिपट गई। फरहान, वो बूढ़ी औरत, इससे आगे सना कुछ भी नहीं बोला गया। सना फरहान की बात पर चौंका। कौन बूढ़ी औरत सना? फरहान ने सना से पूछा, मगर सना तो बस फरहान से लिपटे रोई जा रही थी। फरहान ने साइड टेबल से पानी गिलास में डालकर सना की तरफ बढ़ाया। ये लो सना, पानी पियो, शायद कोई बुरा ख्वाब देख लिया है तुमने। फरहान ने कहते हुए गिलास सना के होंठों के साथ लगा दिया। सना ने एक घूंट पानी भरा। फरहान, वो कोई बुरा सपना नहीं था। बाहर चनार के दरख्त के पास कोई बूढ़ी औरत थी जो कह रही थी, मुझे मेरे हाथ दे दो। जब मुझे नज़र नहीं आई तो मैंने कहा, कौन हो तुम और तुम्हारे हाथ कहाँ हैं? तो फरहान, वो औरत एकदम मेरे सामने आ गई। मैं तो डर ही गई। फरहान, इसके चेहरे पे गोश्त बिल्कुल भी नहीं था। कलाइयों से आगे इसके हाथ भी नहीं थे। शायद अजीब किस्म का ढांचा था। मुझे तो देखकर ही कुछ हो गया था। सना अब भी कँपकँपा रही थी। फरहान ने उठकर दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ देखा। बारिश अब भी हो रही थी, मगर बारिश का ज़ोर टूट चुका था। मगर हवाएं बदस्तूर चल रही थी। दरख्तों से टकराता हुआ हवा का शोर ऐसे गूंज रहा था जैसे बहुत सी बदरूहें मिलके बैन कर रही हों। फरहान वापस अंदर आ गया। सना, बाहर कोई भी नहीं है, बस आप सो जाओ, शायद कोई बुरा सपना देख लिया। आयतुल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ। फरहान ने कहते ही सना की तरफ देखा और लेट गया। सना ने फरहान को कुछ भी कहना मुनासिब न समझा, खामोशी से लेट गई। मगर बाकी की सारी रात इसने आंखों ही आंखों में गुजार दी। नींद की मेहरबान देवी सारी रात इस पर मेहरबान ना हो सकी। अगले दिन वो मामूल के मुताबिक उठ गई और रात वाला वाक़या यकसर फरामोश कर दिया। मगर रात आते ही पिछली रात का वाक़या पूरी जुज़वियात समेत इसके जहन में आकर बैठ गया। बार बार जहन से झटकने के बाद कहीं नींद ने पलकों पे बसेरा किया था। दूर कहीं फिर वही आवाज़ आई। सना हड़बड़ा के उठ बैठी। इसने देखा करीब ही फरहान सोया पड़ा हुआ था। फिर तो शायद ये रोज़ का मामूल बन गया। आखिर तंग आके फरहान ने अपने दफ्तर में करीम चाचा से इसका तस्करा कर दिया। करीम चाचा इसी गांव के रहने वाले थे। सारी बात सुनने के बाद बोले, बेटा मुझे तो ये कोई कहानी लगती है। हर रोज़ कोई आपसे मिलने के लिए आता है और मिले बगैर चला जाता है, और अभी बेटी सना के साथ ये सब हो रहा है, तो फिर
अचंभे की बात है, फरहान बाकी परेशान था। फरहान बेटा, आप कौन से घर में रहते हैं? करीम चाचा जानते थे कि फरहान इसी गांव में रहता है, मगर वो नहीं जानते थे कि इसका घर कौन सा है। चाचा, वो जो गांव के से हटकर है ना, दूर 4 कमरों में मुश्तमिल घर, इसी घर में रह रहा हूँ। मुदस्सिर ही ने मुझे वो घर दिया है, इसके चचा के बेटे का था। शायद वो कहीं मुल्क से बाहर होता है और इसके माँ बाप मर चुके हैं। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? फरहान ने तफसीली जवाब दिया। करीम चाचा को देखा, जिनके चेहरे के असरा उतार चढ़ाव ने फरहान को किसी गड़बड़ का एहसास दिलाया। फरहान बेटा, आप जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। करीम चाचा के अल्फाज ने फरहान को हैरान कर दिया। क्यों चचा, क्या बात है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, फरहान ने करीम चाचा को देखते हुए कहा। बस मैंने कहा ना, आप इस घर को छोड़ दें और बस। करीम चाचा के लहजे में कतईयत थी। चाचा, आप मुझे कोई वजह बताएंगे तो तब मैं कुछ सोचूंगा ना। वैसे भी वो घर छोड़ दूंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा? यहाँ मुझे कोई इतनी जल्दी घर भी नहीं मिलेगा। वैसे जो भी बात है आप मुझे खुलकर बताएं ना। फरहान बात करते करते उठकर करीम चाचा के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। करीम चाचा बेबस नज़रों से फरहान को देखा। बेटा, मैं बताना तो नहीं चाहता था, मगर तुम कहते हो तो सुनो। वो घर आसेब ज़दा है, वहाँ पर दिन दहाड़े किसी ने मुदस्सिर की चची का कत्ल कर दिया था। तब से वो घर मुसलसल बंद है। फरहान ने करीम चाचा को देखा। वो जिन आसेब वगैरह पर यकीन नहीं करता था, मगर करीम चाचा के लहजे में कुछ ऐसा था कि वो चौंकने पे मजबूर हो गया। दिन दिहाड़े कत्ल, ये कब की बात है करीम चाचा? फरहान ने सवाल किया। काफ़ी साल बीत गए हैं बेटा, लेकिन ये किस्सा भूल ही गए हैं लोग तो शायद। हालांकि लोग दिन के वक्त भी इस घर की तरफ नहीं जाते। कच्चा के रात में इस घर में गुजारना। और तुम बेटा जल्दी जाओ, सना बिटिया घर में अकेली हैं, अकेला ना छोड़ा करो। इतना कहते हुए करीम चचा बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर फरहान के लिए सोचों का नया दर वार कर गए। फरहान थाने से निकल के सीधा मुदस्सिर की तरफ चला आया और सारी बात मनो अमन इसको बता दी। किसी अनजान शख्स का इससे मिलने के लिए आना, फिर मिले बगैर चले जाना और सना के ख्वाबों के मुतालिक भी। वो काफ़ी देर के बाद मुदस्सिर ने फरहान को सब कुछ सच बता दिया, जिसका लबो लबाब ये था कि मुदस्सिर और जमील 2 भाई थे। इनके चचा का एक ही बेटा था, एहसन। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही एहसन दूसरे मुल्क पे चला गया और मुदस्सिर और जमील यहीं काम करने लगे। मुदस्सिर सिलाजो किस्म का बंदा था, जबकि जमील लड़ने झगड़ने और मरने मारने पर तुल जाने वाला बंदा। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन एहसन की अम्मी यानी चची को किसी ने कत्ल कर दिया। और जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा चची के दोनों हाथ बाजुओं से जुदा थे और वहाँ पर नहीं थे, जबकि सर धड़ से जुदा किया हुआ पड़ा था। इसने चची की तदफीन की और एहसन माँ की तदफीन में नहीं आ सका। 1 महीने बाद जब एहसन घर आया तो दरो दीवार से लिपट के खूब रोया, क्योंकि जान छिड़कने वाली माँ तो मिट्टी की चादर ओढ़कर सो चुकी थी। खैर, वक्त ज़ख्म भरने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। एहसन को आए वो 3रा महीना था और 10 दिन बाद इसने वापस जाना था। जब इसका रोड एक्सीडेंट हुआ, वो मौके ही पे अपनी जान से हाथ धो बैठा, मगर साथ ही इसके जिस्म के 2 अज़ा, 1 टांग और 1 बाजू हमें कहीं नहीं मिले। यूँ मैंने अपनी माँ जैसी शफीक चाची और जान से प्यारा भाई दोनों को अधूरे वजूद के साथ लहद की मिट्टी में उतार दिया। और पता है, अधूरे इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि जब तक इंसान का जिस्म पूरा नहीं होता, इसके जिस्म का कोई हिस्सा कहीं ना कहीं अलग और इस शख्स को दफना दिया जाए तो इसकी रूह दर बदर भटकती और आसमान तक नहीं जाती। शायद चची की रूह अपने हाथ लिए बगैर आसमान तक नहीं पहुंच पा रही है। मुदस्सिर की आंखों में आंसू थे और इंस्पेक्टर फरहान बोझल दिल लिए वहाँ से चले आए, मगर दिल व दिमाग से एहसन और इसकी माँ का तस्वर ना निकाल पाए। घर आके वो सीधा अपने कमरे में आके बैठ गए। सना ने बगौर फरहान का चेहरा देखा, जो कि इंतहाई गैर मामूली सा लग रहा था। हालांकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। चाय के 2 कप बना के वो सीधी फरहान के पास चली आई, जो किसी गहरी सोच में गुम बैठा था। फरहान, क्या बात है? सना ने फरहान के आगे चाय का कप रखते हुए कहा।
हाँ, वो कुछ नहीं, बस फरहान ने चौंकते हुए सना की तरफ देखा और फिर इसी तरह सोच में डूब गया। फरहान का जहन ताने बाने बुनने में लगा हुआ था, आया वो सब कुछ सना को बता दे कि नहीं। सोच सोच के इसका जहन पागल हो रहा था। अगर सना ने कहा कि वो यहाँ नहीं रहेगी तो फिर इसके पास ठिकाना कहाँ है। नौकरी इतनी सी बात पर छोड़कर कहाँ जाता, और यहाँ रहना तो किस तरह। सोचों के जहरीले नाग इसे डसने लगे और दूसरी तरफ सना मज़ीद परेशान होती जा रही थी। फरहान, क्या बात है, आखिर आप कुछ बताते क्यों नहीं हैं मुझे। सना ने अपना कप टेबल पर रखते हुए फरहान को झंझोड़ डाला, जो जब से आया था खामोशी से बैठा था। सना, मैं सोच रहा हूँ कि तुम कुछ दिन के लिए अम्मी अब्बू के पास छोड़ दूँ। फरहान ने अहंकार भरते हुए कहा, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं। अंकल और आंटी परसों इधर ही आ रहे हैं, मैंने उन्हें बुलाया है, वो चंद दिन यहीं रहेंगे। सना ने चहकते हुए कहा, और एक पल को फरहान को लगा सना मजाक कर रही है, मगर इसके चेहरे के तासुरात अंदरूनी खुशी का पता दे रहे थे। मगर क्यों, फरहान इतना ही कह सका, बस मैंने उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बताया तो वो लोग परेशान हो गए, इसलिए वो लोग आ रहे हैं। सना ने कहा। फरहान परेशान हो गया और फिर कुछ सोचते हुए फरहान ने सब कुछ सना को बताने का फ़ैसला कर लिया। वो एक एक लफ्ज़ सना को बताता गया। अजनबी शख्स का मिलना, मुदस्सिर की चची का कत्ल, इसके भाई एहसन की मौत, कुछ भी तो ऐसा नहीं था जो दिल हिलाने वाला ना हो। सना खामोशी से सुनती रही। वो एक मजबूत अज़ाब की मालिक थी, मगर थी तो एक औरत ही। कब तक आखिर वो ज़ब्त करती। इसी वजह से फरहान ने सब कुछ इसे सच सच बता दिया। अब क्या होगा फरहान। सारी बात सुनने के बाद वो इतना ही कह पाई, मुझे खुद समझ नहीं आ रही सना, मैं क्या करूं। जो भी है, मैं इस तरह इस शख्स से मिलना चाहता हूं जो मुझसे मिले बगैर कहीं चला जाता है। फरहान ने अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहा, सना, शायद इसके पास कुछ हो मुझे कहने के लिए या मुझे बताने के लिए, मगर ना जाने ये गुत्थी कब सुलझेगी। फरहान कहते हुए वॉशरूम घुस गया और ये गुत्थी भी दूसरे ही दिन सुलझ गई। फरहान रात को 12 बजे के बाद ऑफिस से निकला। वो चचा करीम की फैमिली और एक और दोस्त की बीवी को सना के पास छोड़ आया था। वो एक ऐसे केस के सिलसिले में शहर गया था जो कि अरसा दराज से हल नहीं हो रहा था। अभी वो घर से काफ़ी दूर था। इसने देखा गाड़ी की हेडलाइट्स में कोई सड़क पे खड़ा गाड़ी रुकने का इशारा कर रहा था। एक पल को तो वो खौफजदा हुआ था कि आधी रात को कौन हो सकता है, मगर दूसरे ही पल इसने गाड़ी रोक दी। अजनबी एकदम दरवाज़ा खोल कर गाड़ी में बैठ गया। फरहान ने गाड़ी चला दी और जूं ही साथ बैठी सीट पे देखा, इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। दूसरे दिन फरहान ने मुदस्सिर को अपने घर बुलाया और गांव के बेशतर लोगों के साथ गांव की वाहिद मस्जिद के इमाम साहब को भी बुलाया और चनार के दरख्त के करीब एक घड़ा खुदवाया जिसके अंदर से मुदस्सिर की चची की दोनों हाथ पड़े हुए थे, वो निकाले और इमाम साहब ने उनकी तदफीन कब्र में करवा दी। और ठीक इसी बात के तीसरे दिन इन सब ने मिलकर गांव के बड़े मोड़ के करीब एक घड़े में एहसन की टांग, बाजू और एक आंख जिसमें बेशुमार छोटे छोटी कीलें थीं, वो निकाल के एहसन की कब्र के साथ दफना दिया। मुदस्सिर हैरान था कि ये सब कुछ ऐसे किस तरह मालूम हुआ। फरहान ने कई बार टाला, मगर बिलाखिर मुदस्सिर के इसरार पर इसे बताना ही पड़ा। जब एक दिन वो शहर से गांव की तरफ आ रहा था तो आधी रात हो चुकी थी। गाड़ी के करीब ही किसी ने इसे हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने को कहा। पहले तो वो डर गया कि पता नहीं कौन होगा, मगर फिर अपनी रहमदिलाना फितरत के बाइस गाड़ी रोक दी। इस शख्स के बैठते ही जब इसने गाड़ी चलानी शुरू की तो इसने पलटकर इस बैठने वाले शख्स को देखा जिसकी एक टांग भी नहीं थी और एक बाजू भी नहीं था और इसकी बाईं आंख बेशुमार कीलें लगी हुई थी। मैं डर गया, मगर मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता था। इस शख्स के चेहरे पे गोश्त नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने डरते डरते इसकी तरफ देखा। तब इसने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं काफ़ी अरसे से आपसे मिलने आता था, मगर मिले बगैर ही चला जाता था। आज आप मुझे मिल गए। तब इसने कहा, इसकी माँ को इसके चचाजाद भाई ने पैसे की खातिर मार दिया। वो मेरी माँ को अजियत देकर मारना चाहता था। इसके हाथ काट के घड़े के अंदर दबा दिए और फिर जूं ही मारने आया कोई हमारे घर आ गया, जिसकी वजह से इसने तेज़ी से मेरी माँ का गला काट दिया और भाग गया।
इसकी शक्ल मेरे साथ बहुत मिलती जुलती थी। जब मैं आया तो इसने मेरे ऊपर 1-2 हमले किए, मगर मैं बच गया। फिर एक दिन मैं इसके हत्थे चढ़ गया। कहने को वो एक हादसा था, मगर मैं जानता था कि मेरी जान के दर पे है, लिहाजा इसने मुझे मार के मेरी टांग और बाजू काट के फेंक दी और आँख निकाल के इसमें कीलें ठोंक कर वहीं मोड़ में बरगद के दरख्त के नीचे दबा दिया। फिर गाड़ी के ब्रेक फेल करके मुझे आगे बिठा के गाड़ी चलाकर खुद निकल गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया। यकीन करो मुदस्सिर, में थर-थर काँपने लगा जब मुझे पता चला कि मैं किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी रूह से महवे गुफ्तगू हूँ। मैंने फिर इस जगह पूछी तो इसने मुझे बताया, वो दोनों जगह बता दी जहाँ इसकी माँ और इसके अपने आज़ाद दफन थे। फरहान ने कहा और मुदस्सिर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। इसका भाई बहुत ज़्यादा जलील था, मगर इतना होगा कभी नहीं सोचा था इसने। इंस्पेक्टर साहब, फिर आपने इससे जमील का नहीं पूछा वो कहाँ है? मुदस्सिर ने किस ज़बान से कहा ये वही जानता था। फरहान ने बगौर मुदस्सिर को देखा। कहा था मुदस्सिर साहब, तो पता है इसने क्या कहा? मुदस्सिर की सवालिया निगाहें फरहान के चेहरे पे अटकी। फरहान साहब, अपनी माँ और अपने कातिल का अंजाम बहुत भयानक किया था मैंने, जो कि मेरे साथ मुशाबत होने की वजह से मेरे कागजात लेके मेरी जगह पहुंच गया था। वहीं काम का सोचा मगर लाइल्म होने की बाइस जल्दी वो सबकी नज़रों में आ गया। सिर्फ शक्ल का मिलता जुलता होना काफ़ी नहीं होता। वो सबकी नज़रों में आया और फिर एक रात मैंने इसको तेल गरम करके कढ़ाई में फेंक दिया, जहाँ इसका जिस्म जल के बोटी बोटी होके बिखर गया। इतना कहती एहसन गाड़ी से गायब हो गया था। फरहान ने बात के अख्तिताम पे मुदस्सिर को देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से तरबतर था। फरहान उठ के घर को आ गई। इसके बाद एहसन और इसकी माँ फरहान के ख्वाब में आए और इसका शुक्रिया अदा किया और दोनों आसमान की तरफ देखते ही देखते गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो अपने मुकम्मल वजूद के साथ बहुत खुश हों। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।